बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हुआ हूं। आज फेसबुक लाइव आने का मेरा मकसद था कि बहुत सारे मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स मुझे प्राप्त हो रहे थे। कुछ बातों को लेके। दिशु राणा जी गुड मॉर्निंग। तो उन्हीं सभी चीज़ों पर बात करने के लिए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज चली हुई है आजकल। प्रदीप जिनाटा जी गुड मॉर्निंग भाई साहब। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? होपफुली ओला नहीं आया होगा आप लोगों के, क्योंकि वेदर बहुत ही खराब है। गुड मॉर्निंग जयप्रकाश जी गुड मॉर्निंग। प्रवीण पनायक जी गुड मॉर्निंग गुरु जी। गुड मॉर्निंग भाई साहब। कुशल मेहता जी गुड मॉर्निंग। रामकृष्ण लालटा जी गुड मॉर्निंग। तो बागवान साथियों, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारे फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेज है और हम थोड़ा सा साइज को चेक करने की कोशिश करेंगे। ये लगभग 28 mm के आसपास हमारा फ्रूट हो चुका है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें ये लगभग 35-36 mm इसकी लेंथ हो चुकी है हमारे एप्पल की। और अगर आप पत्तों की स्थिति देखेंगे और इसकी शाइन देखेंगे तो लगभग 4 दिन हो चुके हैं हमारे को HMO की स्प्रे करके। हमने HMO की स्प्रे करी है इसमें। और अगर हम अभी माइट की बात करेंगे तो पूरे ऑर्चर्ड में कहीं भी माइट नहीं है। जो हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल आप 2 लीटर की स्प्रे करते हैं वो आजकल का समय भी उपयुक्त है और उससे फ्रूट शाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है। पत्तों की शाइनिंग भी बहुत अच्छी होती है। आप देखिए कितना शाइन कर रहा है और उससे क्लोरोफिल अच्छा बनता है और क्लोरोफिल में भी मदद करता है। और आप देखेंगे कि ग्रीनरी कितनी अच्छी बनी हुई है। ये देखिए, कल थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई थी और अगर हम देख पा रहे हैं तो कोई भी एग्स भी नहीं दिख रहे अभी पत्तों में, बिल्कुल क्लीन है हमारे लिए। बागवान साथियों, कुछ लोगों के ये प्रॉब्लम आ रही है कि नीचे से ब्राउन हो रहे हैं आपके पत्ते। अगर आपके पत्ते नीचे से कोई छोटा सा कीड़ा उसको खा रहा है तो वो थ्रिप्स खा रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपके थ्रिप्स ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्प्रे करनी पड़ेगी। कोशिश ये कीजिए कि नीम ऑयल या HMO ऐसी चीज़ों से भी आप उस थ्रिप्स को मार सकते हैं। और जो हमारी 2 स्पॉटेड माइट है वो हमेशा नीचे से खाएगी पत्तों को, और जो यूरोपियन रेड माइट है वो ऊपर आके पत्तों को खाएगी। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जो आप HMO की स्प्रे करते हैं तो उससे आपके जो सेंजोसिकेल है उसको भी कंट्रोल मिलता है और जो दूसरे कीड़े हैं छोटे मोटे जो थोड़ा बहुत डैमेज करते हैं वो भी कंट्रोल में आता है।
31 mm के आसपास हमारा ये फ्रूट हो चुका है आफ्टर फ्रूट थिनिंग। ये लगभग 32 mm के आसपास है। ये 33 mm के आसपास है। ये 31 mm के आसपास है। लगभग हर पत्ते में यूनिफॉर्मिटी, फ्रूट में यूनिफॉर्मिटी सी है। और हमने जो नाशपाती में स्प्रे करी थी वो भी हमने HMO की करी थी। आप देखिए कि काफ़ी अच्छी शाइन कर रहा है लीफ, पत्ता बहुत अच्छा शाइनिंग कर रहा है। और मैं चेक कर पा रहा था तो अभी हमें नाशपाती में भी कोई माइट नहीं दिखी किसी भी तरह की। विष्णु राणा जी, सेब नहीं है तो क्या स्प्रे ज़रूरी है? विष्णु राणा जी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कैसे खर्चा करेंगे जब आपके एप्पल नहीं है। मगर आपको दो एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बात इस साल की फसल की नहीं है, बात नेक्स्ट ईयर की क्रॉप की भी है कि जो नेक्स्ट ईयर की क्रॉप होगी वो कहीं डैमेज ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी तरह का न्यूट्रिशन बगीचे में नहीं डालना है। अगर आपके सेब नहीं है, आपको पत्तियां भी बचानी पड़ेगी, और आपको खास तौर पर कीड़ों में सिर्फ माइट से, बाकी कोई भी ऐसी चीज की कीड़ों की कोई वो आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सेब नहीं है, माइट को आपने आने नहीं देना है, और आपके पत्ते अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर माइट आएगी तो वो क्लोरोफिल को खा लेगी, फिर वो क्लोरोफिल को खा लेगी आपके, और उससे आपका जो बड है, बीमा है, वो अगली बार नहीं डेवलप होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपके पत्ते झड़ गए, उसका भी वही इंपैक्ट पड़ेगा कि प्लांट स्ट्रेस में रहेगा और अगली साल का बीमा भी डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको माइट को बगीचे में नहीं आने देना है, और दूसरा अपने पत्तों को बचाना अगर आपके सेब नहीं है। दूसरी बात है कि जब आप HMO की स्प्रे करते हैं उस वक्त आपको ध्यान किन बातों का रखना है? आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो पहली स्प्रे और जो उसके बाद की स्प्रे वो बड़ी सोच समझ के करनी है। जैसे कि आपके डोडीन, कैप्टान, आपने एक प्रोडक्ट देखा होगा शमीर टाइप में, इसको स्प्रे नहीं करना है। इन चीजों को HMO के साथ या आपने पहले किया होगा या आपने बाद में किया होगा। लगभग 30-30 दिन का, 40-40 दिन का गैप होना चाहिए, अदरवाइज फाइटोटॉक्सिटी आपके बगीचे में आ जाएगी। और ऑयल के साथ आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी नाशपाती है उसमें मार्केट में लोगों को एक फोबिया हो गया है रस्ट माइट का या माइट का नाशपाती में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस फोबिया के चक्कर में आप ऐसी स्प्रे ना करें। जैसे बहुत सारे लोगों की आजकल कंप्लेंट्स आ रही है, मुझे रिटर्न में भी कंप्लेंट आई है कि हमारी नाशपातियों में टॉक्सिसिटी हो गई है। वो उसका बड़ा कारण होता है कि जो ये हमारी एक्रीसाइड है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उसमें एक्रीसाइड में जो हमारा खासतौर पर प्रोपरजाइट है, जो बागवानी जो डिपार्टमेंट है वो भी आपको देता है नाम उनके, जैसे सिम्बा है, सीज माइट है, कुछ चेज माइट है, मीनाची है, ऐसी जिसमें प्रॉपर जाइट सॉल्ट होगा, उसको अपनी नाशपाती में स्प्रे ना करे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, लोग उसको 200 ml का डोज डाल रहे हैं। उस 200 ml से टॉक्सिसिटी और ज्यादा होगी, क्योंकि पत्ता बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि
इस तरह का स्प्रे ना करे। और अभी मैं देख रहा हूं कोई भी अभी रस्ट माइट भी नहीं है नाशपाती में, कोई माइट भी नहीं है, तो स्प्रे क्यों करना है? अगर आप लोग पहले स्प्रे कर देंगे और बिल्कुल छोटा सा और नाजुक फ्रूट होता है वो डैमेज हो जाएगा आपके। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस चीज को स्प्रे ना करें। और इंसेक्टिसाइड और एक्टिसाइड करते हुए तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं आपके फ्रूट और पत्तों को भी डैमेज कर सकता है ये। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि फंगिसाइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ को डोडीन से संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं। बताना चाहूंगा कि टेम्परेचर हायर नहीं होना चाहिए डोडीन के लिए, टेम्परेचर बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए डोडीन के लिए। और आजकल का टेम्परेचर अच्छा है, आप कर सकते हैं, मगर सिर्फ एचएमओ के साथ उसका वो देख ले। और दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि कभी भी आप ऑयल के आसपास जब कोई स्प्रे करने की सोचे तो कृपया करके आप ये करें कि उसके हफ्ते के बाद एक टहने के ऊपर जो भी आप स्प्रे करना चाहते हैं, नाशपाती और सेब में और प्लम में, तीनों जगह एक एक टहने में, एक एक छोटे छोटे पौधों में स्प्रे कर दे, किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी ना हो। और ये महत्वपूर्ण है कि भी आप इस चीज को खुद जांचें, क्योंकि कई बार वाटर का पीएच की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार वेदर की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फंगिसाइड की जब मैं बात करूंगा तो लगभग अभी जो सेकंड स्प्रे आने वाली है लोगों के या आ चुकी है, तो मैक्सिमम लोग सिस्टेमिक फंगिसाइड को डाल रहे हैं। तो आप सिस्टेमिक फंगिसाइड पे अभी रह सकते हैं, मगर जब आपकी थर्ड स्प्रे आएगी तो आपको कॉम्बिनेशन में जाना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि थोड़ा शॉवर आया है, तो जैसे ही शॉवर आया है अब ह्यूमिडिटी बनने लग जाएगी, आप देखेंगे आपको गर्मी या पसीने की फीलिंग आएगी। जैसे पसीना आपको आने लगेगा मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। और जैसे ही ह्यूमिडिटी हो गई, जो फंगस के जो स्पोर्स है आपके, चाहे अल्टरनेरिया है चाहे मार्सोनिना है, तो वो एक्टिव हो जाएंगे, वो आना शुरू हो गए। सबसे पहले आपको अल्टरनेरिया दिखेगा अपने बगीचों में, उसके बाद आपको मार्सोनिना आएगा। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि एक सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट जो भी कॉम्बिनेशन में मार्केट में अवेलेबल मिलती है। आज तो आप देखेंगे डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी ब्रांडेड दवाइयां मिल जाती है, लूना मिल जाता है, मैरीवॉन मिल जाता है, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन में अब अच्छी अच्छी ब्रांडेड दवाइयां मिलती है। तो जरूरी नहीं कि आप प्राइवेट वहां से जाओ, सरकारी सुविधाओं का लाभ भी आप उठा सकते हैं और वहां से भी आप दवाई। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना कि दवाइयों को आपने रिपीट नहीं करना है। अगर आपने एक कॉम्बिनेशन डाला, जरूरी नहीं वो कंपनी का अलग अलग होगा। जो मान लो आपने डाइथिन बेबिस्टिन करा, तो पूरी साल भर आपको दूसरी कंपनी का या किसी भी तरह का डाइथिन बेबिस्टिन बिल्कुल भी नहीं करना, आपको रिपीट नहीं करनी है ये चीजें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आजकल फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज चली है, बहुत सारे लोगों की शिकायतें रहती है साइज को लेके। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों को फ्रूट थिनिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। हमारी फ्रूट थिनिंग फिनिश हो चुकी है, हाइट तक हमने कर दी है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा पेटल फॉल, जब आपका पंखुड़ी का पात होता है वहां से लेकर अखरोट के साइज तक जो हमारे फल के अंदर सेल्स होते हैं उसका विभाजन होता है, डिवीजन बोलते हैं जिसको, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन होता है, अखरोट से लेकर सेब तोड़ने तक सेल्स की डेवलपमेंट होती है। मतलब वो सेल्स डेवलप होते हैं, जो जितना अच्छा सेल डिवीजन होगा उतना अच्छा रहेगा कि भाई आपका साइज कितना अच्छा बने। तो जो भी आप कैल्शियम डालते हैं, बोरॉन डालते हैं, नाइट्रोजन अभी अप्लाई करते हैं, इसको आप कर सकते हैं। जैसे ही अखरोट का साइज आएगा उसके बाद आप अपने बगीचों में नाइट्रोजन किसी भी रूप में देना बंद कर देंगे। ना सॉइल के माध्यम से दे सकते हैं आप, ना स्प्रे के माध्यम से। सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात है, कुछ लोग हाई डेंसिटी में, हाई कलर स्टेन में, स्पर वैरायटी में या हाइट में जो लोग हैं वो नाइट्रोजन का डोज थोड़ा लेट तक डाल सकते हैं, थोड़ा लेट तक डाल सकते हैं, क्योंकि वो इथेलिन प्रोसेस को रोकेगा। क्योंकि अखरोट के बाद इथेलिन बनना शुरू हो जाएगा, जिससे कलर की ओर जाएगा, मैच्योरिटी की ओर जाएगा आपका फ्रूट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइज के लिए आप क्या चीजें कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे आता रहता है समर प्रूनिंग को लेके, तो मेरा ये मानना है कि आजकल आप के पास जो सही समय है, टूथपिक फंसाने का छोटे पौधों में बहुत अच्छा समय है।
और जो कंपेटिटर है ऊपर 3 आते हैं शूट, उसको 2 को रिमूव करके सिंगल पे रखने का है। मगर जो बड़े पौधों में समर प्रूनिंग की बात कर रहे हैं या दूसरी, तो मुझे लगता है कि अभी समय नहीं है। अगर आप प्रॉपर समर प्रूनिंग चाहते हैं तो सेब तोड़ने के लगभग 40 दिन पहले अच्छा समय होता है उसका, जो कि बीमा बनने में अगली साल के लिए भी मदद करता है और काफी अच्छे रिजल्ट उसके मिलते हैं। इसके साथ साथ बागवान साथियों, जो आजकल एक प्रॉब्लम आती थी, लोग बहुत ही परेशान रहते थे, वो रहते थे एफिड्स और कीड़ों को लेके, फ्रूट बोरर। तो मैं अगर देख पा रहा हूं कि जितने भी मेरे फ्रूट थे, मैंने किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करा अभी तक। तो आप देखिए कि कोई भी अभी फ्रूट ऐसे डैमेज है नहीं, थोड़ा बहुत होगा, मगर इसको इतना पैनिक करने की जरूरत, जितना आप इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करेंगे उतना ज्यादा आपका कीड़े की पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उससे प्रेडिटर मर जाते हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है कि आप देखेंगे कि इस तरह के ब्लैक एफिड पत्तों को खा रहे होते हैं थोड़े बहुत। तो बागवान साथियों, मैंने आज तक कभी भी इसके लिए कोई स्प्रे नहीं की, ना मैं करता हूं। होता क्या जी, जैसे ऑयल मैंने किया, उससे कुछ कंट्रोलिंग मिल जाती है, और ये होता है कि सकिंग पेस्ट होते हैं, यहाँ पर चूसते हैं, और इसके बाद आप देखें कि इसकी जनरेशन बढ़ रही है और इसमें पंख लगे और ये उड़ जाएंगे। और इसके चक्कर से हम लोग पूरे बगीचों में स्प्रे कर देते हैं, या दुकानदार के कहने से या कंपनी वाले। तो कभी भी इंसेक्टिसाइड पे आप लोग डायरेक्ट ना जाए। और ये छोटी छोटी चीजें, इसको आप अगर रहने भी देंगे तो तब भी चलेगा। अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम लग रही है छोटे पौधों में, खासतौर पर जो ग्रोइंग स्टेज में, तो आप स्पॉट स्प्रे सिर्फ पिट्ठू मशीन से यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पूरे बगीचों में कर देंगे तो खर्चा भी बढ़ेगा, और इसके साथ साथ खर्चे के साथ साथ कीड़ों को न्योता भी मिलेगा, क्योंकि प्रेडिटर सारे मर जाएंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि माइट के प्रेडिटर भी बहुत अच्छे पैदा हो गए हैं। तो जो माइट का प्रेडिटर है वो 50 से लेकर 60 माइट को पर डे खाता है। तो प्रेडिटर बहुत तेजी से भागता है, दौड़ता है पत्तों के ऊपर, और बहुत स्पीड अप होके काम करता है। इसीलिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल और बहुत सारे लोगों को था कि भाई गौमूत्र और लस्सी, तो आजकल भी एक अच्छा समय है गौमूत्र और लस्सी को करने का। उससे आपको नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी गौमूत्र से। लस्सी से आपको फंगस में भी कंट्रोलिंग मिलेगी, और इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से इंसेक्ट भी दूर रहता है बगीचों से काफी हद तक। अच्छे, बहुत ज्यादा काम तो नहीं करता, मगर काफी अच्छा काम कर लेता है जितना आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट हो। तो पत्ते अभी तक फ्रेश है, अल्टरनेरिया का स्पॉट अभी कहीं भी नहीं दिख रहा है। और इसके बाद जरूर है कि जब हमारा अभी कल परसों भी मौसम ज्यादा खराब है, उसके बाद जब धूप पड़ेगी तो डेफिनेटली ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। आज भी मुझे हल्की सी महसूस हो रही है, क्योंकि धूप खिल गई है, कल की हल्की बारिश थी, तो अब फंगस फैलने का खतरा रहेगा। तो आप अपने बगीचों को मॉनिटर जरूर करते रहे समय समय पर, कि कोई पत्तों की, क्योंकि पत्ता बचाना बहुत जरूरी है। इस साल की क्रॉप तो लगी गई है, नेक्स्ट ईयर की क्रॉप के लिए भी आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। और मुझे बाकी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है बगीचों में कोई ऐसी बीमारी हुई होनी, या जिसके बारे में हम आप बात कर। अब समर ऑयल को लेके कुछ क्वेश्चंस है कि कौन सी कंपनी का, आप जिस मर्जी कंपनी का। मेरे पास तो मैंने तो हिमफेड से लिया था, शायद सर्वो का था, तो वहां से ले HP का आता है, मैक का आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब मार्केट में मिल रहा हम दे रहे तो सारे ही ठीक होने। ये कोई ऐसी फंगेसाइड थोड़ी नहीं है, ऑयली तो है, तो ऑयल में कोई इतना ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। अब अगर कुछ लोग फंगेसाइड को लेके भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर से लूना, मैरीवॉन और आपका ये मैनकोजेब और कार्बेंडाइजिम का मिक्सचर, रोको, थायोफिनेट मिथाइल, ये कुछ ऐसी अच्छी दवाइयां हैं जो हमें इजीली मिल जाती है, और मैं अपने बगीचों में करता हूं। और डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर से लेके हम इसको भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को रहता है कि डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर की दवाइयां क्या करनी, बिल्कुल करनी चाहिए। अब दूसरी बड़ी बात आएगी कि भाई गुणवत्ता को लेके क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। तो बागवान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो इस तरह की बातें को ज्यादा फैलाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एक इसको टेस्टिंग की प्रक्रिया है
वो तो प्राइवेट के लिए उतनी होगी, सरकारी के लिए। अब वो सरकार या डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर अपने लेवल पे करता है टेस्टिंग की नहीं करता है, वो तो एक जांच का विषय है। उस पर आप और मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकते बिना साक्ष्य के। तो होनी तो टेस्टिंग चाहिए थी, और अपने आप बिहाफ पर आप लोग भी टेस्टिंग कर सकते हैं दवाइयों की, मगर हम तो यूज करते हैं। डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर की जो भी दवाइयां मिलती है, जो भी हमें जो मेरे शेड्यूल के अंदर है, उसको हम ले लेते हैं, और काफी अच्छा पैसा भी बच जाता है हमारा उसमें। मार्केट से तो मुझे लगता है कि 2-3 ही स्प्रे ऐसी होती होनी जो मैं मार्केट से खरीदता हूँ ना खुद भी। तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी सहूलियत के अनुसार आपको मिल रही है डिपार्टमेंट, तो आप डिपार्टमेंट से लीजिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी फंगिसाइड है, सब काम करती है और अच्छी काम करती है। सिर्फ आपको शेड्यूल रखना है। वाटर पीएच पे काम करना पड़ेगा, आपको पीएच चेक करना पड़ेगा अपना पानी का, उसका जरूर रोल रहता है। और उसको घटाने के लिए, पीएच को डाउन करने के लिए जो भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करें। अगर वाटर अवेलेबल नहीं है, फ्रेश वाटर, तो आपको पीएच पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा। और जो अपना शेड्यूल है, जैसे अभी मुझे लग रहा है कि मुझे लगभग 20 दिन हो चुके हैं, मैंने एरागोन की स्प्रे करी थी जैसे मैंने आपको बताया था, तो 20 दिन हो चुके, मैंने कोई भी अभी फंगिसाइड नहीं करी है। और इसको मैं लंबा खींचूंगा क्योंकि 4 दिन अभी मुझे ऑयल करके हुए, लगभग मैं इसको 30 दिन तक ले जाऊंगा, मतलब 10 से 12 दिन तो ऑयल को मुझे देना ही पड़ेगा। तो आपको भी ये देखना पड़ेगा कि पहली स्प्रे में मैंने लगभग 40 दिन का गैप दे दिया, क्योंकि किसी भी तरह की बीमारी नहीं थी। आप खींच सकते अभी, मगर जैसे ही आपकी ह्यूमिडिटी बनेगी या अल्टरनेरिया आना शुरू हो जाएगा बगीचों में, तब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते फंगिसाइड से। तब आपको अपना शेड्यूल 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन का अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। खासतौर पर जो हमारे सनी एरिया है, जहां धूप ज्यादा रहती है, वहां पर आप ये सोचिए कि 20 से 25 दिन का गैप आप इजीली दे सकते हैं। जो आपका शेडी पोर्शन है, शेडी पोर्शन में आपको गैप थोड़ा कम करना पड़ेगा, 12 से 15 दिन कम से कम। वैसे जो डॉक्टर या साइंटिस्ट की रिकमेंडेशन आती है, वो बताते हैं कि 20 दिन से पहले कोई भी स्प्रे ना करो, अगर हो सके तो 20 डेज का होना चाहिए। मगर हमारा पानी के पीएच का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, और हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो हमारे तौलिए में घास होता है, उसको हम क्लीन रखें और मल्च करें, क्योंकि अभी बारिश हो रही है, आगे ड्रॉट पड़ना शुरू हो जाएगा। तो मल्चिंग जरूर अपने बगीचों में करें, चाहे आप सूखे घास की करते हैं। मैं तो ज्यादातर ग्रीन, क्योंकि हमने गाय भी पाली है, तो गाय के लिए भी घास लगता है मैक्सिमम लोगों के। तो जो तौलिए का घास है, उसको तौलिए में ही डाले, उसको ग्रीन मल्च बोलते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। या मल्च मैट, शीट, किसी भी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्चिंग की ओर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आगे ड्रॉट जरूर पड़ेगा। अगर ड्रॉट पड़ेगा तो आपको पता है कि फ्रूट डेवलपमेंट रुक जाती है, प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। तो मल्चिंग का आप विशेष ध्यान रखें। और मैं देख पा रहा हूं, मेरा जो अभी तक का स्प्रे शेड्यूल था, पाउडरी मिल्ड्यू बगीचे में कहीं भी नहीं है, इवन यहां तक कि गाला में भी नहीं है। बहुत रेयर कहीं कहीं पाउडरी मिल्ड्यू दिख रहा है, बहुत ही कम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस पाउडरी मिल्ड्यू को कैंची से काट दो, जहां जहां आपको मिले उसको काट के उसको जला दो या मिट्टी के अंदर दबा दो गड्ढा बना के। गौमूत्र का डोज तो मुझे ये लगता है कि 7 से 8 लीटर तक आप गौमूत्र को 200 लीटर में डाल सकते हैं, और 3 से 4 लीटर आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बगीचे में। राणा पंकज सिसोदिया, बिल्कुल ओले को लेकर आपने बात करी, तो जैसे कल ओला आया है या कई जगह आता है, पहले भी आया था, तो आपको नेक्स्ट डे आपको मैनकोजेब, जिसको आप M45 के नाम से जानते हैं, उसकी स्प्रे आप कर ले। उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको जो स्प्रे करनी है, उसमें आपको बायोस्टिमुलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक सीवी टाइप, या आप बोरॉन 200 ग्राम, आपका जिंक सल्फेट, क्विकलाइम, इसका भी कॉम्बिनेशन आप डाल सकते हैं, जो नॉन यूनिवर्सिटी भी रिकमेंड करती है। उनका स्प्रे शेड्यूल आप निकाल दें। और एक आज में आप लोगों के पास नॉन यूनिवर्सिटी का स्प्रे शेड्यूल और नॉन यूनिवर्सिटी की जो पैकेज एंड प्रैक्टिस है,
उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है उसको मैं फेसबुक के माध्यम से शेयर करूंगा, उसका लिंक। उसको आपको फोटोस्टेट वाले के पास जाके उसका प्रिंट आउट निकालना है। जरूरी नहीं आपको पैकेज एंड प्रैक्टिस की नॉनी से बुक ही लेनी है, उसके इतने पैसे देने हैं, ज्यादा महंगी तो नहीं है, छोटी सी है। आप नॉनी से भी ले सकते हैं, नॉन यूनिवर्सिटी से, या आपके नजदीकी जो केवी केज है वहां से भी ले सकते हैं। अगर वहां नहीं होगी तो वो नॉनी को ऑर्डर देगी और वो आ जाएगी आपकी। अदरवाइज आप उसकी सॉफ्ट कॉपी के फोटो स्टेट कर सकते हैं। उससे आपको पता लगेगा कि नॉन यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है, किसकी पैकेज एंड प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, किसके क्या रिजल्ट है, क्या आगे की आपको पूरी रूपरेखा मिल जाएगी वहां पर बगीचों से संबंधित। बहुत सारे लोग बोलते हैं किताब किताब, तो मुझे लगता है कि उस बुक से अच्छी कोई किताब नहीं हो सकती अभी, कि साइंटिफिकली वे में तैयार की गई है। आप उसको जरूर खरीदें, उसकी सॉफ्ट कॉपी में जरूर थोड़ी देर में आपसे शेयर कर दूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से। उसको आप प्रिंट आउट निकाल के फोटोस्टेट से कहीं से भी कॉपी निकाल सकते हैं। दूसरी बात आई थी ओलो को लेके, अगर आप बोरॉन की स्प्रे करते हैं, जिंक की स्प्रे करते हैं और यूरिया की स्प्रे करते हैं 72 घंटे के अंदर, ये स्प्रे करने के बाद लगभग 10 से 12 दिन के अंदर आप एग्रोमीन, मल्टीप्लेक्स, इस टाइप का न्यूट्रिएंट्स भी डाल सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत। दूसरी महत्वपूर्ण बात आएगी कि जब आपका पत्ता कटता है तो वो स्ट्रेस में जाता है, क्योंकि वो भोजन है। तो जो आपके पास बचा हुआ पत्ता है, डैमेज पत्ता है, उसी से आपको भोजन बनाना आपके पेड़ को। तो इसके लिए जरूरी है, बायोस्टिमुलेंट बहुत अच्छा काम करते हैं इसमें स्ट्रेस से बाहर निकालने की, क्योंकि स्ट्रेस में चला जाता ओले के बाद पौधा हमारा। मगर जो नई लीव्स आएगी वो फ्रेश आएगी फिर ओले के बाद। तो जब तक नई पत्तियां नहीं आती बगीचों में, तब तक आपको उन टूटी फूटी पत्तियों से ही आपको काम चलाना है। तो जरूरी हो जाएगा कि न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले और डायरेक्ट स्प्रे के माध्यम से मिले। और ये भी जरूरी नहीं कि अगर आपकी फसल खत्म होगी तो आप स्प्रे करना बंद कर दे, ओले से हो गया है। और इस साल बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है ओले वालों के लिए। यूनिवर्सल कार्टन आ चुका है कि वो कैसे बिक्री होगा। और जो अभी की परिस्थितियां लग रही है, ये मेरा आंकलन है कि बॉक्स के अंदर तो सेब बिकेगा नहीं ओले वाला, सारा मुझे लगता है कि कहीं MIS के तहत बोरियों में देना पड़ेगा। अब क्या रेट बिकता है, या तो रेट अच्छे मिल जाए तो वो अलग बात है। इस साल फसल की भी कुछ अच्छी रिपोर्ट नहीं आ रही है, कम आ रही है। तो हमें ये सब देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं ओले के समय में। और ओले के समय आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा अपने बगीचे का, क्योंकि पौधा पूरा स्ट्रेस में होगा। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कल बहुत ज्यादा ओला आया, हमारे जुब्बल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आया। तो अब मौसम का तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं ये चाहता हूं कि एक दो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो उसके मैं आंसर दूं। और ये जो सारी प्रैक्टिस है, ये लगभग हम अपने बगीचों में 20-25 साल से करते आ जा रहे हैं। और कुछ नई चीजें ऐड हुई है, जैसे आप बोलते हैं कि वैल्यू एडिट। तो बहुत सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं अपने ऑर्चर्ड में, अपने लेवल पे। और हमारा एक दायित्व है कि अपनी प्रैक्टिस को हम शेयर करें। बहुत सारे लोग उसको कंपनी की प्रमोशन से जोड़ देते हैं, मगर जो नीडी पर्सन है उसको ऐसा नहीं लगता है। बेसिकली हमें इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देना है। और आप वाद्य नहीं है, जो प्रैक्टिस में अपनी शेयर कर रहा हूं उसको करने के लिए आप लोग वाद्य बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ना करें, आप अपना एक्सपीरियंस से भी कर सकते हैं, किसी और से पूछ के भी कर सकते हैं। नॉन यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के जो काबिल डॉक्टर है, आप उनसे पूछ के भी ये सारी चीजें अपने बगीचों में कर सकते हैं। अबूकुल्ला जी, मैं पहले भी ग्रीन एफिड के बारे में बात कर चुका हूं। थोड़े बहुत ग्रीन एफिड, ब्लैक एफिड्स होते हैं, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, ये कोई नॉर्मल चीज है। हर इंसेक्ट आपके बगीचे में होना चाहिए, माइट भी होनी चाहिए, ये भी होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्रेडिटर है वो इन्हीं को खा के जिंदा रहते हैं। अगर आप इन्हीं को मार देंगे तो वो भूख से मर जाएंगे। डीके बगलेट जी, आप वॉलनट से पहले HMO मतलब पीनट के साइज सबसे अच्छा होता है, पीनट साइज के आसपास आपको कर लेना चाहिए। थोड़ा सा ये भी होता है कि बहुत अर्ली भी नहीं करना पड़ता है, जैसे पेटल फॉल के बाद कोई कर लेगा, क्योंकि पत्तियां नाजुक होती है, वो डैमेज भी कर सकता है। इसलिए थोड़ा मिच्योर्ड होने दो, पत्तों को लग जाता है पता कि पत्ता मिच्योर्ड हो गया है। HMO के साथ आप नीम ऑयल डाल सकते हैं रवि ठाकुर जी।
HMO के साथ आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, वो खुद एक इंसेक्टिसाइड है। सिंगल करे बहुत अच्छा है, क्यों खर्चा बढ़ाना। सुशील रप्टा जी, ऑर्चर्ड विजिट। तो आजकल तो मैं काफी व्यस्त हूं ब्रदर, सीजन से पहले हम जरूर एक विजिट रखेंगे फार्मर की ऑर्चर्ड में, तब आप आए। ये लगभग 20 से 25 जुलाई के आसपास। नीनू टोकरा जी, बिल्कुल आगे भी सीखे आप हमसे, और खुशी होगी कि हम आपके काम आए। नोचिंग का टाइम चला गया भोल्टा जी। बिल्कुल रामेश्वर कंवर जी, बिल्कुल नहीं कर सकते नीला चूना। नानटा जी, मैं बोल चुका हूं ओला पे, आप रिमाइंड करके देख ले वीडियो। तो मुझे लगता है कि बागवान साथियों, आज के लिए महत्वपूर्ण जितनी भी बातें थी उस पे हम बातचीत कर चुके हैं। सिर्फ एक चीज मैं आपको बताना और चाहूंगा, मैं कंपटीशन की बात ये वाली कर रहा था। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपको कंपटीशन दे रहा है तो आप इसको यहां से तोड़ दे या कट कर दे। ये कंपटीशन आप जरूर अभी ही हटा सकते, साथ वाला कंपटीशन, इसको सिंगल पे डाल सकते हैं आप। आफ्टर फ्रूट सीजनिंग काफी कम फ्रूट हमने रखे हैं प्लांट में। साइज बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, साइज बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। उसका एक कारण है कि मौसम बहुत अच्छा है, मॉइस्चर बहुत अच्छा है, और जो छोटे पौधे हैं खास तौर पर, अब आपको जो नॉन बेयरिंग है जिसमें आपके फल नहीं आते, उसको आपको ग्रो कराना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये 12, 11, 18 NPK टाइप या सिंगल आप नाइट्रोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में, चाहे आप 1-1 चम्मच डालेंगे, हर 15 दिन में रिपीट करते रहे अपने बगीचों में, छोटे पौधों में, नॉन बेयरिंग में, ताकि वो ज्यादा ग्रो करे। तो बागवान साथियों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जैसे ही कुछ नया हमें दिखेगा, बगीचों में कोई प्रॉब्लम आएगी या हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कोई खबर मिलेगी कि किसी के प्रॉब्लम आई है, कौन सी बीमारी आई है, वैसे ही हम आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित रहे होंगे। दीवान साल्टा जी, रूट रॉट पे जल्दी एक वीडियो हम अपलोड करेंगे और बहुत अच्छी वीडियो होगी वो। अब तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ, और उम्मीद करता हूं कि फसल सबकी अच्छी होगी, और अपने बगीचों की मॉनिटरिंग करें। इस साल सेब नहीं लगे तो अगले साल लग जाएंगे। अगर आप केयर नहीं करेंगे बगीचों की तो अगली साल भी आपकी फसल नहीं लगेगी, पत्तियां झड़ गई, फिर फूल नहीं आने। तो आपको विशेष ध्यान रखना है अपने बगीचे की मैनेजमेंट पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय बागवान।